नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष ऐप में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए हम बात कर रहे थे विश्व के महाद्वीपों की, और महाद्वीपों को हम एक एक करके विस्तार से समझ रहे हैं। और किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका बाद में आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो देखिए महाद्वीपों में मैंने आपको बताया था मैप लेकर बैठे, और मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी तक मैप लेकर नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी आपको आएगी। तो एक एक करके महाद्वीपों की हम बात कर रहे थे। हमने अंटार्कटिका महाद्वीप को कंप्लीट कर लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी कंप्लीट कर लिया। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक महाद्वीप के ही एक एक पॉइंट हम लेकर चलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जिस तरह से हमने पढ़ा था, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हमने राजनीतिक स्थिति को जान लिया, भौगोलिक स्थिति को जान लिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से प्रांत हैं उसको जान लिया, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं उसको जान लिया, कौन कौन से पठार हैं या कौन कौन सी नदियां वहां पर बहती हैं, कौन कौन से मरुस्थल हैं, कौन घास के मैदानों को क्या कहते हैं, झीलें कौन सी हैं। इस तरह से सारे के सारे महाद्वीपों को हम पढ़ेंगे तो विश्व के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। विश्व की प्रमुख नदियां हम जान लेंगे, झीलें जान लेंगे। तो इस तरह से आपका सिस्टम चलेगा। अब हम बात करेंगे अगले महाद्वीप की, और वो बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप है जिसको हम बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए अगला महाद्वीप है, ये कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें थोड़े यहां पर, तो अफ्रीका महाद्वीप आपको पता ही है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले इसके क्या क्या उपनाम हैं उनको थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर डिटेल में जानेंगे। तो कुछ मेन पॉइंट यहां पर जान लेते हैं जिनसे सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप, सबसे पहली चीज, तो सबसे पहला पॉइंट तो अफ्रीका महाद्वीप में आप ये लिखें कि अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान रखना, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर दूसरा बड़ा महाद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर लिख लें अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल तथा जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो ध्यान रखें अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। पहला आप लोग जानते ही हैं कौन सा है। अगले पॉइंट की देखिए बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान रखना, इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट, अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसने कहा था और क्यों कहा जाता है ये भी हम यहां पर जान लेते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की खोज जो है स्टैनले और लिविंगस्टोन नामक दो व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, और इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने जब पहली बार यहां पर देखा कि ये ऐसा महाद्वीप है जो सामान्यतः सारे जो आपके उन दर्जे होते हैं उनमें पिछड़ा हुआ है, मतलब सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ था, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ था, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ था। तो सारे के सारे रूप से पिछड़े होने के कारण इन्होंने इसको क्या बोल दिया? डार्क कॉन्टिनेंट बोला या अंध महाद्वीप का दर्जा दिया। ठीक है, तो यहां पर लिख लें अफ्रीका महाद्वीप की खोज, अफ्रीका महाद्वीप की खोज स्टैनले तथा लिविंगस्टोन तथा स्टैनले लिविंगस्टोन तथा स्टैनले द्वारा
की गई। ठीक, और इसी अफ्रीका महाद्वीप को ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट इसको क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है तो इस वजह से इसको बोल देते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। ये जो है वो सब रूप से पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, तकनीकी, रूप से पिछड़ा होने के कारण, ठीक है। तो ये जो महाद्वीप है एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर अभी भी लोग बाग पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, आदि मानव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से क्या है कि इस पूरे के पूरे अफ्रीका में आप देखें, मध्य अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में लोग बाग अभी भी जनजातीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी भी उसी स्तर चल रहे हैं जिस तरह से आदिमानव शिकार करता था उसी तरह से ये भी अभी शिकार करते हैं। तो इन पर ना तो कोई तकनीकी ज्ञान है, ना शैक्षणिक ज्ञान इनको ज़्यादा है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से पिछड़े होने के कारण इसको क्या बोला गया, डार्क कॉन्टिनेंट बोला गया। या ये कहें कि भौतिकवाद से पूरी तरह से दूर हैं, ठीक है, अभी भी जनजातीय जीवन ये व्यतीत करते हैं। तो ये इन सब कारणों से पिछड़े होने के कारण इसको बोला गया है क्या, अंध महाद्वीप इसको कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपका बनता है कि अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को बोलते हैं? तो ये आपका कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप की कुछ और विशेषताएं हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे मैप पर। देखिए अगला पॉइंट लिखें, तो लिखें यहां पर अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों गोलार्धों, चारों गोलार्धों में स्थित है। तो चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। कैसे चारों गोलार्धों में स्थित हो जाएगा, किस तरह से? तो देखिए आपको पता है कि ये मान लीजिए पृथ्वी है और यहां से गुजर रही है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ देखें तो भूमध्य रेखा के ऊपर ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यहां पर अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप नजर आता है। तो आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप एक तो उत्तरी गोलार्ध में भी हो गया और दक्षिणी गोलार्ध में भी हो गया। दूसरा आप देखें, इसी को आगे देखें, इस तरह से ये पृथ्वी है और यहां से गुजरती है आपकी क्या, यहां से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा महाद्वीप को फिर 2 गोलार्धों में बांट देती है। ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध
पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। और यहां पर अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है बीचों बीच में। इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप को आप देख सकते हैं, यहां पर है। तो ये कहां पर आ गया? पश्चिमी गोलार्ध में भी आ गया और पूर्वी गोलार्ध में भी आ गया, उत्तरी गोलार्ध में भी आ गया और दक्षिणी गोलार्ध में भी आ गया। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों के अंदर स्थित है, चारों गोलार्धों में ये आता है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट एक और लिख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप भी है जिससे तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं। कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तो ये तो इसके कुछ विशेषताएं हो गई। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, और आप देखेंगे कौन सी? भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, पश्चिमी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी आता है। और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो आप देखेंगे जिससे तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और आपकी मकर रेखा भी। अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप की देखिए भौगोलिक स्थिति हम देख लेते हैं किस पर? मैप पर। यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर यूरोप है और इसके क्या क्या स्थिति बनती है। तो देखिए यहां पर हम बात करें तो ये आपका, मैं इसको क्लियर कर देता हूं डिमार्केशन। ये अफ्रीका महाद्वीप आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से है। ये अफ्रीका महाद्वीप आपका कहलाता है। अब अफ्रीका महाद्वीप की क्या स्थिति बनती है इसको आप देख लीजिए। तो अफ्रीका महाद्वीप के अगर हम पश्चिम की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में यहाँ पर कौन सा महासागर है? यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में क्या है? अटलांटिक महासागर। और अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो अफ्रीका महाद्वीप के ध्यान रखना, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूरब में हिंद महासागर है। और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर आ जाएगा। ठीक है। और ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर ये जो भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक और आपका सागर दिखाई देता है। यहाँ पर एक सागर नजर आता है, इसको मैं पीले रंग से बना देता हूँ। ये कहलाता है भूमध्य सागर। तो इसके उत्तर में क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर।
ठीक है, इस तरह की स्थिति आपकी बनती है। अफ्रीका के महाद्वीप की हम भौगोलिक स्थिति की देखिए बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति को लेकर चले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, पूरब में हिंद महासागर है, दक्षिण में अटलांटिक महासागर है और उत्तर में भूमध्य सागर आपका कहलाता है। और भूमध्य सागर के ऊपर क्या आ जाता है, यूरोप आ जाता है, यूरोप आ जाता है। अब कुछ और चीजें यहां पर जान लेते हैं। तो देखिए यहां पर इस तरह की स्थिति को देखें, यहां पर आप देख रहे हैं एक यूरोपीय देश है, इस तरह से यूरोपीय देश कहलाता है। और यहां पर एक देश है जो आपका किसका है, ये अफ्रीका का देश है। तो इन दोनों के बीच में एक जल संधि का निर्माण होता है। यहां पर एक जल संधि बनती है, इस जल संधि को हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, इसको हम क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग कर रही है, ऊपर स्पेन है और नीचे क्या है, मोरक्को है। तो यूरोप को एशिया से अलग करने का काम करती है और इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है इसको। और इस तरह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, और भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं किसको, जिब्राल्टर जल संधि को। तो ये किसको अलग करती है, स्पेन को, और नीचे कौन सा देश आए, मोरक्को। तो ध्यान रखना स्पेन आता है यूरोप के अंदर और मोरक्को कौन सा देश है, अफ्रीका का देश है। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम भी करती है जिब्राल्टर जल संधि, या इसी को हम बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी। तो भूमध्य सागर की कुंजी क्या कहलाएगी, जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। अब उसके बाद यहां पर आप देखें, इधर की तरफ आप देख पा रहे हैं ये एशिया है, एशिया है, इधर की तरफ ये एशियाई देश आ जाते हैं पश्चिमी एशिया के, और यहां पर अफ्रीका है। तो इस जगह पर इस भाग में एक सागर नजर आता है, इसको हम बोलते हैं लाल सागर। यहां पर एक सागर है, इसको क्या बोलते हैं, लाल सागर कहा जाता है, रेड सी कहा जाता है। और यहां पर जो सागर आप देख रहे हैं, इस सागर को हम क्या बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं, अरब सागर। ठीक है, देखिए सागर और महासागर में थोड़ा अंतर मैं बता दूं, आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रहा होगा, कहीं हम महासागर यूज कर रहे हैं, कहीं पर हम सागर। तो देखिए महासागर और सागर में एकमात्र अंतर ये होता है कि जहां पर भूमि क्षेत्र ज्यादा होता है, जल क्षेत्र छोटा होता है, ठीक है, उसको सागर बोलते हैं। और सागर महासागरों के किनारों पर होते हैं। और जहां पर जल क्षेत्र ज्यादा मात्रा में होता है, उसकी तुलना में भूमि क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। आप देखिए प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, उसकी तुलना में ये महाद्वीप छोटे हैं। तो इसलिए जहां पर भूमि क्षेत्र ज्यादा है, जल क्षेत्र कम है, तो वो सागर कहलाएगा। और जहां पर भूमि क्षेत्र की तुलना में आपका जल क्षेत्र बहुत बड़ा है, वो क्या कहलाएगा, महासागर। तो सागर ध्यान रखना भूमि क्षेत्र की तुलना में छोटे जल क्षेत्र होते हैं और महासागरों के किनारों पर होते हैं। तो जितने भी आप सागर देखोगे वो महासागरों के किनारों पर होंगे, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, ठीक है, नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर बोलते हैं, या कैरेबियाई सागर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सागर महासागरों के किनारों पर और भूमि क्षेत्र की तुलना में छोटे जल क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें इस जगह पर एक जल संधि का निर्माण होता है, एक जल संधि का निर्माण होता है जो पूछी भी जाती है। तो यहां पर जो इधर की तरफ एशिया को और इधर की तरफ अफ्रीका को अलग करता है, इसको हम बोलते हैं यहां पर बाब उल मेंडाव जल संधि। तो बाब उल मेंडाव जल संधि यहां पर पड़ती है। तो यहां पर एक जल संधि की और बात होगी, यहां पर एक जल संधि और हम नोट करें, यहां जल संधि है, इस जल संधि को हम बोलते हैं
बाब उल मेंडाव, बाब उल मेंडाव जल संधि। तो एक जल संधि यहां पर हो गई। तो ये देख रहे हैं आप, इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप में आप देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक, पूर्व में हिंद, दक्षिण में अंटार्कटिक, उत्तर में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर हो गया। जो लाल सागर किसका अलग कर रहा है? एशिया से अलग करता है। ठीक है। और यहां पर एक आप देख रहे हैं, ये छोटा सा इसका द्वीप है जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। इसको बोलते हैं मेडागास्कर, मेडागास्कर। तो मेडागास्कर ध्यान रखना हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। और इधर की तरफ मोजाम्बिक पड़ता है। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में एक जल संधि बन जाती है, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि। तो मोजाम्बिक जल संधि कहलाती है, जो मेडागास्कर को अलग करती है किससे? मोजाम्बिक से। तो ये कुछ जल संधियां आपकी हो गई। जिब्राल्टर जल संधि आपने जान ली, बाबुल मेंडाव जल संधि जान ली, और एक और आपकी हो गई जिसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक जल संधि। तो ये 3 प्रमुख जल संधियां हैं, और बाकी हम इसकी भौगोलिक स्थिति। तो जो इतना अभी आपने जाना है इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, किसकी? भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति ध्यान रखें। भौगोलिक स्थिति में पॉइंट वाइज लिखते चले जाएं। यहां पर तो लिख लें अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है। पूर्व में हिंद महासागर, पूर्व में हिंद महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर स्थित है, लाल सागर। ठीक है। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया था, जिसको हम बोलते हैं सुएज नहर। तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया था, जिसको हम बोलते हैं सुएज नहर। तो ब्रिटिश काल में सुएज नहर का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया था, क्योंकि यूरोपियों को सबसे नज़दीक से, सबसे आसान तरीके से आने का यही रास्ता था। तो इसी तरह से, तो इसी वजह से सुएज नहर को ब्रिटिश साम्राज्य की स्नायु नाड़ी भी कहा गया है। ठीक है। सुएज नहर को, सुएज नहर को ब्रिटिश साम्राज्य,
ब्रिटिश साम्राज्य की स्नायु नाड़ी, इसी के कारण ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो ज़्यादातर एशियाई देशों पर अपना कब्जा कर पाया था, क्योंकि इनके लिए बहुत आसान हो जाता था इस मार्ग से आना, अन्यथा उनको बहुत घूमकर आना पड़ता था। तो जैसे ही आपकी समुद्री मार्गों की खोज होती है और यहाँ पर सुएज नहर का निर्माण हो जाता है, तो भारी मात्रा में यहाँ पर आप देखेंगे यूरोपियों का आगमन आपका बढ़ जाता है। तो ये तो अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन से सागर और महासागर हैं, इसके बारे में हम जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जल संधियों के बारे में भी। तो यहाँ पर लिख लें मोजाम्बिक जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि। तो मोजाम्बिक जल संधि लिख लेना, किसको अलग करती है? मेडागास्कर को मोजाम्बिक से अलग करती है। मेडागास्कर तथा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक अफ्रीकी देश है, मेडागास्कर तथा मोजाम्बिक के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। ठीक है, तो पहली जल संधि तो हो गई आपकी कौन सी? मोजाम्बिक जल संधि, जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है। अगली जल संधि की हम बात कर लें नेक्स्ट, ये आपकी कहलाती है, इसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि की देखिए बात करें तो ध्यान रखना, जिब्राल्टर जल संधि लिख लेना, स्पेन जो कि यूरोप का देश है तथा मोरक्को, मोरक्को जो कि एक अफ्रीकी देश है के मध्य स्थित है। तो स्पेन और मोरक्को के मध्य स्थित है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में पड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, या ये कहें भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और यही आपका प्रवेश द्वार हुआ कर सकता होता, तो इसी को हम बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। तो भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार हम बोलते हैं किसको? जिब्राल्टर जल संधि को। अब एक और जल संधि ले लेते हैं, इसको बोलते हैं बाब उल मेंडाव जल संधि, बाब उल मेंडाव। ठीक है, तो बाबुल मेंडाव जल संधि, इसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। इस जल संधि को क्या बोलते हैं? आंसुओं का द्वार। क्यों कहेंगे आंसुओं का द्वार? ठीक है, तो देखिए जब अरब सागर से लोग, अरब सागर से जहाज लेकर वो लाल सागर में प्रवेश करेंगे, तो अरब सागर आपको पता है कि उसकी लवणता कम है, और जितना ज़्यादा पानी खारा होगा उतना ही घनत्व ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा घनत्व होगा उसमें उतना ही नाव चलाना जो है वो क्या होगा? मुश्किल होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता कि जब अरब सागर से ये लोग प्रवेश करते थे यहाँ पर पूरा लाल सागर में, तो धीरे धीरे करके समुद्र के जल की लवणता में वृद्धि होती थी, और लवणता में वृद्धि होगी
मतलब घनत्व ज़्यादा होगा, और घनत्व ज़्यादा होगा तो जल के ज़्यादा घनत्व के कारण उनको नाव चलाने में या जहाज़ों को ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। मतलब इतना बहुत ताकत लगानी पड़ती थी कि जो नाव चलाने वाले जो लोग थे, जो दास चलाते थे, उनको पहले आपको पता है कि इंसानों के द्वारा ही चलती थी, लेकिन अब तो मशीन के द्वारा चलते हैं, सारे के जहाज इंजन से चलते हैं। तो वहाँ पर लोगों के आंसू निकल जाते थे, इतना ज़्यादा घनत्व और इतना ज़्यादा जोर लगता था नाव को चलाने के लिए, आगे जाने के लिए। तो इस वजह से बाबुल मेंडाव को बोलते हैं आंसुओं का द्वार। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाबुल मेंडाव को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। आंसुओं का द्वार, ठीक है। तो बाबुल मेंडाव ध्यान रखना ये अलग करता है जिबूती, जो कि अफ्रीकी देश है, जिबूती को यमन से, एशिया में आता है, पश्चिमी एशिया। तो जिबूती को यमन से अलग करने का काम करता है बाबुल मेंडाव। तो ये 3 प्रमुख जल संधियों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करें, ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई भौगोलिक स्थिति की। अब कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं राजनीतिक स्थिति की भी। तो आपको पता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा देशों की संख्या कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका में कुल 54 देश आपके आते हैं, 54 कंट्री अफ्रीका में आते हैं। 48 मुख्य भूमि पर हैं और 6 यहाँ पर क्या हैं? द्वीपीय देश कहलाते हैं। 48 मुख्य भूमि पर हैं और 6 यहाँ पर क्या हैं? द्वीपीय देश के रूप में जाने जाते हैं। तो कुल 54 देश पड़ते हैं अफ्रीका के अंदर। कैसे पड़ते हैं तो वो जान लेते हैं। अफ्रीका में कुल कितने देश हैं? 54। 54 देशों का समूह कहलाता है अफ्रीका। इसको 2 भागों में हम बांट देते हैं। 2 प्रकार के देश हैं। कुछ तो मुख्य भूमि पर हैं, मतलब ज़्यादातर तो मुख्य भूमि पर हैं। 48 देश मुख्य भूमि पर आते हैं और 6 देश, ध्यान रखना, द्वीपीय देश हैं। द्वीपीय देश हैं 6 देश यहाँ पर द्वीपीय देश हैं और 48 देश यहाँ पर कैसे हैं? मुख्य भूमि पर हैं। और इन 48 देशों में से हम बात करें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो पूछा जाता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है ये पूछ लेते हैं। और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है ये भी पूछ लेते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है नाइजीरिया। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश, ध्यान रखना, नाइजीरिया है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आपको पता होना चाहिए अल्जीरिया है, ठीक है। अल्जीरिया, नाइजीरिया ध्यान रखें। और 6 द्वीपीय देश पड़ते हैं और 6 द्वीपीय देशों में सबसे बड़ा द्वीपीय देश है मेडागास्कर। मेडागास्कर के बाद जस्ट बगल में पड़ता है मॉरिशस। भारत के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारतीयों की जनसंख्या पाई जाती है मॉरिशस में। और मॉरिशस में आपको पता है भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी बोली जाती है मॉरिशस के अंदर। और मॉरिशस बहुत सुंदर द्वीपीय देश है और जगह जगह पर इसमें नज़ारे बदल जाते हैं। तो अगर घूमने जाना चाहते हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पर रुपए की वैल्यू भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर आप 1 रुपये को लेके जाते हैं तो 1 रुपये यहाँ के कम से कम 50 रुपये के बराबर होता है।
तो मॉरिशस में रुपए की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, तो कम पैसों में आप बेहतर जगह घूम सकते हैं और पानी के जहाज के द्वारा भी जाया जा सकता है। तो एक तो मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया, ठीक है, कोमेरोन हो गया, कोमेरोन, और एक है सेशेल्स, ठीक है। ये 4 द्वीपीय देश जो हैं, ये 4 द्वीपीय देश कहाँ पड़ते हैं? हिंद महासागर में पड़ते हैं, हिंद महासागर में। और 2 द्वीपीय देश आपके कहाँ पर पड़ते हैं? अटलांटिक महासागर में पड़ते हैं। एक को हम बोलते हैं केप वर्दे, और एक को हम बोलते हैं साओ टोमे। केप वर्दे और साओ टोमे ये दोनों पड़ते हैं अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर। तो इस तरह से ये इनकी राजनीतिक स्थिति थोड़ा सा जान लेते हैं। कुल 54 देश हैं, 48 मुख्य भूमि पर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश नाइजीरिया कहलाता है। और 6 यहाँ पर द्वीपीय देश हैं। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, और ये मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीपीय देश है यहाँ पर। और ये ध्यान रखना, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप जानते ही हैं ग्रीनलैंड है, और हिंद महासागर का अगर पूछा जाए तो मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। अब चलते हैं मैप पर। मैप पर कुछ चीजों को जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिए यहां पर हम अफ्रीका महाद्वीप का एक मैप ले लेते हैं, तो इस मैप के थ्रू भी समझा जा सकता है। ये अफ्रीका महाद्वीप आप देख पा रहे होंगे ठीक तरीके से। तो अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ पर लाल सागर है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या स्थिति बनती है हम ये भी जानेंगे। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ से कर्क रेखा किस किस देशों से गुजरती है, या मकर रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, तो इसको थोड़ा सा जान लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें तो कर्क रेखा की देखिए बात होती है, तो यहाँ पर एक सीधी रेखा हम खींचें तो देखिए यहां से लगभग गुजरती है आपकी इस तरह से पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इस तरह से यहां से गुजरती है, ठीक है, मैं लिख दूंगा। उसके बाद यहां से हम बात करें, ये गैबन पड़ता है, यहां से लगभग आपकी गुजरती है इस तरह से होती हुई, यहां से गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा। ये ब्लैक कलर में विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील बिल्कुल आपका भूमध्य रेखा पर स्थित है। और देखिए यहां से हम बात करें, इस जगह से गुजरती है आपकी नामीबिया, बोत्सवाना, इस तरह से इन जगह से यहां से गुजरती है आपकी मकर रेखा। तो ये 3 प्रमुख रेखाएं हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं इसके बारे में। तो देखिए ये तो बात हो गई, ये हो गई कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये हो गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और ये हो गई मकर रेखा, ठीक है। अब कौन कौन से देशों से ये गुजर रही है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ। यहाँ पर एक देश पड़ता है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी सहारा। उसके बाद अगला एक और देश है, यहाँ से ये देश आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं मॉरिटानिया, मॉरिटानिया कहलाता है।
कुछ भाग आपका लग रहा है यहाँ पर किससे, माली से भी लग रहा है। एक देश यहाँ पर और आप देख रहे हैं, ये माली कहलाता है। माली की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, इसको बोलते हैं हम अल्जीरिया। तो अल्जीरिया से भी लग रही है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहां पर लीबिया, लीबिया से लग रही है, इस तरह से लीबिया हो गया। और उसके बाद बात करें तो यहां पर एक और देश है, इसको बोलते हैं मिस्र या इजिप्ट। तो इन देशों से, ये अफ्रीका महाद्वीप के देशों से लगती है। तो कर्क रेखा की मैं बात करूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा देखिए, पश्चिम से पूर्व की तरफ आप लिखते चले जाएं। यहां पर पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद यहां पर लिख लें मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया एक देश का नाम है। मॉरिटेनिया के बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया से गुजरती है लीबिया, और लीबिया के बाद लिख लेना मिस्र। इस तरह से है, ठीक है। तो ये कुल 6 देश आपके हो गए, पश्चिमी सहारा, मॉरिटेनिया, मालिया, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर एक देश और आपका पड़ता है, जो हालांकि कैसा है, जो एक ध्यान रखना द्वीपीय देश है, केप वर्दे जिसको बोलते हैं, केप वर्दे। तो केप वर्दे से भी गुजरती है। तो टोटल एक द्वीपीय देश और 6 मुख्य भूमि के देशों से आपकी गुजर रही है। अब हम बात करें किसकी, कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर भी यहां पर एक और द्वीपीय देश पड़ जाता है। इस द्वीपीय देश को बोलते हैं साओ टोमे, साओ टोमे। तो साओ टोमे से गुजरेगी। साओ टोमे के बगल में यहां पर एक और देश है, इसको बोलते हैं गैबन, गैबन से गुजरती है। और गैबन के आगे चले जाएं तो यहां पर एक और देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो से होकर ये गुजरती है। और उसके बाद जायरे देश पड़ता है, जायरे से ये गुजरती है। यहां पर ये जायरे देश है, ये 2 भागों में बट गया है आपका, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहलाता है, दूसरा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो इसको जायरे बोलते हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ काले कलर में आप देख रहे होंगे, ये विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील ध्यान रखना बिल्कुल भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो इसके बाद जो देश यहाँ पर लगता है उस देश को हम बोलते हैं युगांडा, ये युगांडा है, ठीक है। और उसके बाद केन्या, केन्या है, केन्या से भूमध्य रेखा गुजरती है। और उसके बाद आखिरी इधर बात करें तो सोमालिया कहलाता है, सोमालिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर ये देश आता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं किन किन देशों से गुजर रही है आपकी भूमध्य रेखा। तो कर्क रेखा की बात हो गई। अब बात करें भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा की देखिए हम बात करें तो यहां तो एक तो द्वीपीय देश ले लें, साओ टोमे आ जाएगा, साओ टोमे द्वीपीय देश के रूप में। इसके जस्ट बगल में गबन आ जाता है, गबन देश का नाम है, या गैबन बोलते हैं, गैबन। नेक्स्ट लें कॉन्गो आ जाएगा, कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो गणराज्य के बाद जायरे, जायरे, जायरे के बाद युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, और केन्या के बाद लिख लेना सोमालिया। तो ये 7 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। एक द्वीपीय देश है और 6 मुख्य भूमि के देश हैं, ठीक है।
द्वीपीय देश और 6 मुख्य भूमि के देश आपके हैं। ये गैबन है, ये कॉन्गो है, ये आपका जायरे है, युगांडा है, केन्या है और सोमालिया आपका कहलाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही थी। तो यहां पर आपने देख लिया कर्क रेखा भी 7 देशों से होकर गुजर रही है। भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा भी 7 देशों से होकर गुजरती है। एक द्वीपीय देश है और बाकी 7 देश हैं। अब बात करें हम मकर रेखा की, तो देखिए मकर रेखा यहां से गुजर रही है। तो मकर रेखा में एक तो आपका देश आ जाएगा, इसको बोलते हैं नामीबिया। नामीबिया आपका आ जाएगा। नामीबिया के बाद हम दूसरा देश देखें तो यहां पर बोत्सवाना देश आ जाएगा, बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना के बाद आप देखें दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से भी गुजरती है, ये दक्षिणी अफ्रीका है, तो दक्षिणी अफ्रीका से भी गुजरती है। और उसके बाद हम देश देखें, यहां पर एक देश आप देख रहे हैं, ये है मोजाम्बिक। ये कहलाता है आपका मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के बाद एक द्वीपीय देश आपका आ जाएगा, इसको बोलते हैं मेडागास्कर। तो यहां से आप देखें तो इन 5 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। मकर रेखा किससे गुजर रही है? 5 देशों से। कौन कौन से? यहां पर लिख देता हूं, नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया के बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के बाद मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बाद आप मेडागास्कर, मेडागास्कर। तो इस तरह से देखा जाए तो ये अफ्रीका से गुजरने कौन कौन से देशों से गुजरती है, उसको थोड़ा सा आप मैप में याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, रटने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। अपने आप ट्रिक बनाकर भी इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर दूं आपको। कर्क रेखा केप वर्दे, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र जैसे देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा साओ टोमे पर भूमध्य रेखा पर पड़ता है, द्वीप है ये। गैबन है, ये आपका कॉन्गो है, जायरे है, युगांडा है, केन्या है और उसके बाद सोमालिया यहां से होकर गुजरती है। उसके बाद हम बात करें नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से मकर रेखा गुजरती है। तो ये ध्यान रखें, ये इससे गुजरने वाली रेखाओं की बात हो गई, कौन कौन से देशों से गुजरती है। अब अफ्रीका महाद्वीप की कुछ और विशेषताओं को हम जान लेते हैं, जिससे प्रश्न आपका बनता है। जैसे आपने सुना होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग। और एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जाता है कि अफ्रीका के सींग में या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं आता है, या कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो देखिए हम अगला मैप ले लेते हैं जिस पे आपको समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला पार्ट जो है यहां से लेकर यहां तक देखिए, इरिट्रिया इसमें आ जाता है, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। इतना भाग जो है ये एक सींग के अनुसार सींग की तरह दिखाई देता है। तो इसमें 4 प्रमुख देश आपके आ जाते हैं। यहां से यहां तक एक छोटा सा देश है, इसको बोलते हैं इरिट्रिया, इरिट्रिया कहलाता है।
और इरिट्रिया के बाद यहाँ पर एक और देश है, इसको बोलते हैं जिबूती। और जिबूती के बाद हम बात करें, यहाँ पर ये एक और देश है जो कहलाता है इथियोपिया या इथोपिया। ये इथियोपिया या इस तरह से मैं अलग से शो कर देता हूं इसको। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक देश आप देख रहे हैं, ये देश कहलाता है सोमालिया। और ये तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, तो इसलिए सोमाली प्रायद्वीप भी इसको बोलते हैं। और सोमाली प्रायद्वीप अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी कहलाता है। ये हिस्सा आप क्लियरली अब देख पा रहे होंगे, 4 देश इसमें आते हैं। मैं इनको यहां पर नामकरण कर देता हूं। यहां पर एक देश है, इसको बोलते हैं इरिट्रिया। इरिट्रिया कहलाता है। यहां पर एक देश है, इसको बोलते हैं जिबूती। जिबूती, जिबूती के बाद यहां पर एक देश है, इसको बोलते हैं इथोपिया। इथोपिया। और यहां पर एक देश है, इसको बोलते हैं सोमालिया। तो ये 4 देश जो हैं, इनसे मिलकर बनता है, ध्यान रखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का सींग। अफ्रीका का सींग। तो ये 4 देश इसमें आपको ध्यान रखने हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। और ये जो प्रायद्वीप है, यहां पर एक प्रायद्वीप बन रहा है क्योंकि तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं हम सोमाली प्रायद्वीप। सोमाली प्रायद्वीप। और सोमाली प्रायद्वीप, ध्यान रखना, अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछा जाए कौन सा है, तो यह कहलाता है सोमाली प्रायद्वीप। तो सोमाली प्रायद्वीप तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, और तीनों ओर जल से घिरी हुई भूमि को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो सोमाली प्रायद्वीप, ध्यान रखना, अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी कहलाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप समझ गए क्लियरली। इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, इन 4 देशों से मिलकर बनता है अफ्रीका का सींग। और यहीं से प्रश्न भी आपका पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा देश अफ्रीका के सींग में या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है या आता है। दूसरी चीज हम देखें, ये जो लास्ट वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, अफ्रीका का जो आखिरी पॉइंट आप देख रहे हैं, इस आखिरी पॉइंट को एक नाम दिया गया है। इसका नाम आपको शायद पता हो। इस आखिरी पॉइंट को जो बिल्कुल आपका दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, इसको बोलते हैं हम केप ऑफ गुड होप। इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, या हिंदी में हम बात करें तो इसको कहा जाता है आशा अंतरीप। आशा अंतरीप अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। दक्षिणतम बिंदु। अब इससे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आशा अंतरीप कहां पड़ता है। यह बहुत कॉमन हो गया है, सबको पता है कि आशा अंतरीप अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को बोलते हैं। ठीक है, तो आशा अंतरीप, आप ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि आशा अंतरीप नाम किसने दिया, आशा अंतरीप नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखना, जब यूरोपियों के द्वारा समुद्री मार्गों की खोज की जा रही थी, तो समुद्री मार्गों की खोज करते समय एक आपका नाविक आया था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज जब यहां पर पहुंचा था और यहां पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं,
तो उसने इसको नाम ये नहीं दिया था, उसने इसको नाम दिया था समुद्री तूफानों की भूमि। उसने इसको नाम क्या दिया था? समुद्री तूफानों की भूमि। तो समुद्री तूफानों की भूमि अगर इसको नाम देंगे और मान लीजिए कोई वहां पर वापस जाएगा तो जाहिर सी बात है एक नेगेटिविटी दिमाग में आएगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको यह बताया जाए कि उस पहाड़ी पर अगर चढ़ के जाएंगे तो कोई वापस नहीं आ पाता है तो कोई जाएगा ही नहीं। और यूरोपीय राजाओं को, नाविकों को भेजना था क्योंकि भारत पहुंचना था कैसे भी समुद्री मार्गों की खोज करते हुए। तो समुद्री मार्गों की खोज के लिए जब ये भेजे जा रहे थे और पहली बार जो बार्थोलोमियो डियाज आया था वो लौट कर चला गया था, तो वहां पर पुर्तगाली राजा था किंग जॉन द्वितीय। किंग जॉन द्वितीय ने इसको नाम दिया था केप ऑफ गुड होप, जो एक पॉजिटिविटी लाता है। तो केप ऑफ गुड होप नाम किसके द्वारा दिया गया? पुर्तगाली राजा किंग जॉन द्वितीय। किंग जॉन द्वितीय के द्वारा, ध्यान रखना, नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। इससे पहले जो आया था नाविक जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। तो जो बार्थोलोमियो डियाज था, इसने इसको बोला था समुद्री तूफानों की भूमि। समुद्री तूफानों की भूमि इसने कहा था। तो समुद्री तूफानों की भूमि जब इसको बोलेंगे तो समुद्री तूफानों में कौन आना चाहेगा? तो इसीलिए अगर देखा जाए, इसीलिए क्या हुआ कि जो पुर्तगाली राजा था किंग जॉन द्वितीय, इसने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? केप ऑफ गुड होप। तो एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आशा अंतरीप नाम बदलकर किसने रखा? तो आशा अंतरीप नाम रखा गया किंग जॉन द्वितीय के द्वारा। तो किंग जॉन द्वितीय ने ये नाम रखा था। तो ये हम बात कर रहे थे, देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के कुछ और कई सारे पहलू बचे हुए हैं, एक एक करके हम सबको लेंगे। धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए। थैंक यू।